है। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं अविनाश। 5 राज्यों में चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है और अब इन्हीं 5 राज्यों में अब जोर आजमाइश का सिलसिला जो है अब आज से शुरू हो जाएगा। क्या कुछ इन 5 राज्यों के राजनीतिक सियासी समीकरण है, क्या सामाजिक समीकरण है, ये इन सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। लेकिन उसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो गया है। पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी में अलग अलग चरणों में चुनाव होंगे। विधानसभा आयोग ने मतदान की तारीखों की घोषणा कर दी है। किस दिन, कहां और कितने चरणों में होंगे चुनाव, आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। यहाँ सबसे ज्यादा 8 चरणों में वोटिंग होगी। 27 मार्च को पहले चरण की होगी वोटिंग। 5 जिलों में डाले जाएंगे मतदान। दूसरे चरण में 1 अप्रैल को होगी वोटिंग। इस दौरान 5 जिलों में वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण को लेकर बात करें तो यहाँ पर 6 अप्रैल को वोटिंग होगी। 33 विधानसभा सीटों पर मतदान होंगे। चौथे चरण में 44 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे। 10 अप्रैल को चौथे चरण की वोटिंग होगी। 5वें चरण में 45 सीटों पर चुनाव। 17 अप्रैल को होगी 5वें चरण की वोटिंग। छठे चरण में 43 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे। 22 अप्रैल को छठे चरण का मतदान होगा। 7वें चरण को लेकर बात करें तो 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। 8वें और आखिरी चरण की वोटिंग 29 अप्रैल को होगी। अब बात करते हैं असम की। यहाँ 3 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण का मतदान 27 मार्च को होगा। दूसरे चरण को लेकर बात करें तो 1 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। असम में तीसरे चरण का मतदान 6 अप्रैल को होगा। अब बात करते हैं केरल की। यहाँ 1 चरण में मतदान होंगे। 140 विधानसभा सीटों पर 1 चरण में वोटिंग होगी। 6 अप्रैल को केरल में डाले जाएंगे वोट। बात तमिलनाडु की। यहाँ पर 6 अप्रैल को वोटिंग होगी। सभी 234 विधानसभा सीटों पर 1 चरण में होंगे मतदान। पुडुचेरी को लेकर बात करें तो यहाँ पर 30 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में वोटिंग होगी। इसके लिए 6 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट। सियासी घमासान के बीच निर्वाचन आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। 27 मार्च से 8 चरणों में मतदान की शुरुआत हो जाएगी। 2 मई को 5 राज्यों की मतगणना एक साथ की जाएगी। तारीखों के साथ कोविड को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइन भी जारी की है। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में होना है चुनाव। पश्चिम बंगाल समेत 4 राज्यों में बढ़ाए गए पोलिंग बूथ्स। 1 घंटे ज्यादा डाले जाएंगे वोट। उम्मीदवारों के लिए खास निर्देश। कोविड-19 के चलते की जाएंगी खास व्यवस्थाएं। 5 राज्यों में कोरोना प्रोटोकॉल के साथ होंगे चुनाव। उम्मीदवारों को डोर टू डोर प्रचार के लिए दी गई इजाजत। सिर्फ 5 लोगों के साथ ही प्रचार करने की अनुमति। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों की घोषणा हो गई है और इसके साथ ही आचार संहिता भी लागू हो गई है। जीत को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच कई तस्वीरें सामने आई। 5 राज्यों के राजनीतिक गणित को देखें तो इस बार मुकाबला काफी कड़ा है। सभी दलों ने अपने अपने स्तर पर खास रणनीति के तहत चुनावी बिसात बिछाई है। ऐसे में देखना होगा किसके पासों में दम है और जनता किस पार्टी को सत्ता की चाबी देती है। विजुअल डेस्क। तो 5 राज्यों में बजी चुनावी रणभेरी, यही है हमारा आज का विशेष। और इस पर हम चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं।
बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर गुलरेज शेख हमारे साथ, माफ कीजिएगा, शंकर लाल तिवारी जी हैं, पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर लाल जी आपका बहुत स्वागत। संदीप पौराणिक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। संदीप जी आपका बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले संदीप जी आपसे ही शुरू करते हैं। 5 राज्यों में ये चुनावी रणभेरी बज चुकी है और चुनावी घमासान अब इन 5 राज्यों में देखने को मिलेगा। कई राज्यों में कई चरणों में चुनाव है तो कहीं एक ही चरण में चुनाव संपन्न कराए जा रहे हैं। पूरा जो राजनीतिक परिदृश्य अब बदलने वाला है। कई स्थानों पर जो है, खासतौर से पश्चिम बंगाल का हम जिक्र करें तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से पूरी ताकत झोंक रखी है, अन्य राज्यों में हालांकि वहाँ के सियासी और समाजी समीकरण अलग हैं, तो वहाँ उस हिसाब से चुनावी बिसात बिछाई गई है। इन 5 राज्यों के चुनाव को लेकर क्या और तारीखों के ऐलान के बाद आप क्या देखते हैं? 5 विधानसभा के जो चुनाव होने वाले सियासी तौर पर भारतीय पार्टी अहम है, लेकिन पश्चिम बंगाल इसके पीछे कारण बड़ा ये है पश्चिम बंगाल वो स्थान की मार्क्सवादी और इस समय ममता बनर्जी पहचान, और इस समय भाजपा सारा जोर लगाए हुए है। मुझे ऐसा लगता है 5 राज्यों में इन 5 राज्य ऐसा है पश्चिम बंगाल भाजपा के लिए बहुत मायने रखती है और वो सारी ताकत वहां। तारीख का ऐलान 5 राज्यों का हुआ है, लेकिन आप ये तय मान के चलिए कि केरल हो गया, पांडिचेरी हो गए, छोटे राज्य हैं, असम में उनकी सरकार, लेकिन पश्चिम बंगाल वो जगह है जहां अगर दाखिला हो जाता है बीजेपी का या बीजेपी सरकार बनाने में सफल हो जाती है, तो आप ये तय मान के चलिए कि संदेश ये जाएगा कि अब पश्चिम बंगाल की भाजपा का, वैसे तो भाजपा बड़े देश के बड़े हिस्से में है, लेकिन इस चुनाव में ज्यादा संग्राम अगर होने वाला है तो वो संग्राम पूरी तरह पश्चिम बंगाल पर आकर ठहरेगा। और भाजपा की जो रणनीति भी चल रही है, चुनाव कैंपेन भी चल रहा है, आप देख रहे हैं, तो सारा फोकस पश्चिम बंगाल को लेकर है। पूरी ताकत बीजेपी ने पश्चिम बंगाल को लेकर लगा रखी है और पश्चिम बंगाल की जीत और हार बड़े मायने रखेगी इस बार। कहा कि पश्चिम बंगाल की जीत और हार बहुत बड़े मायने रखेगी। ब्रजेश पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। ब्रजेश जी आप सुन पा रहे हैं हमको? चलिए ब्रजेश पांडे जी से बात करेंगे। शंकर लाल तिवारी जी से हम चर्चा कर लेते हैं। शंकर लाल जी, पश्चिम बंगाल में तो पूरी ताकत जोड़ दी गई, लेकिन बाकी बचे 4 राज्यों में बीजेपी का जो है जोर शोर से जो उनकी रणनीति होती, जिस तरह से प्रभावी ढंग से चुनाव लड़ने की उनका तरीका है, वो कहीं अन्य राज्यों में उतना नहीं दिखाई दे रहा जितना पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रहा है। और जैसा संदीप जी ने भी कहा कि पश्चिम बंगाल के चुनाव बहुत कुछ तय करने वाले हैं, लेकिन चुनाव 5 राज्यों में है, देश की बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ऐसे में केरल और तमिलनाडु में जो है उतना खास ऐसा लग नहीं रहा कि भारतीय जनता पार्टी कोई बहुत जोर लगा रही है। जी शंकर लाल जी आप सुन पा रहे हैं हमें? जी आपने जी उन्होंने पहले में अपनी बात कही है। मैं आपसे आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा जी कि बंगाल तो सच में चर्चा का विषय आज पिछले 2 वर्षों से बना हुआ है, 2.5 वर्षों जी, और बंगाल बहुत बड़ा प्रदेश है और सच ये है कि पूर्वी क्षेत्र में बंगाल अपनी एक अहमियत रखता है, बॉर्डर का प्रदेश है। एक जमाने में उसकी उद्योगों के मामले में, व्यापार के मामले में भी बहुत बड़ा स्थान था देश के अंदर, बंबई के बाद जी, और वो दूसरा स्थान उद्योग का, व्यापार का केंद्र माना जाता था जी। वामपंथियों की सरकारों के समय में वो नेस्तनाबूद ही नहीं हुआ, वो बिल्कुल शून्य में पहुंच गया जी। और उसके बाद ममता जी जब आई है तो ये मैंने पहले से आंदोलन करने लगी और इनके आंदोलन का एक प्रतिफल था कि टाटा की नैनो का कारखाना खुलते खुलते आधा तैयारी हो गई थी, फिर
गुजरात चला गया। मैं आपसे व्यक्तिगत आग्रह ये कर रहा हूँ जी कि जिस तरह आप बंगाल को मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से, और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का प्रवेश, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की उपस्थिति, वहाँ की जनता का रुझान, वहाँ के बड़ी बड़ी अमित शाह जी की, नड्डा जी की, मोदी जी की, कैलाश विजयवर्गीय की, हमारे नरोत्तम मिश्रा भी बंगाल जाते एक समय गए कई बार, इन सबकी और तमाम देश के अन्य नेताओं की भी रैलियां बड़ी जोरदार हुई है और भारी जन समर्थन वाली भी रही। बंगाल में पिछले 2-2.5 वर्षों में चुनाव भले न रहे हो, पर चुनावी राजनीति और चुनावी राजनीति में कत्ल, हत्या, कम से कम 200 से ऊपर कार्यकर्ताओं की हत्या। देखिए शंकर लाल जी, मेरा सवाल ये था कि वो ठीक है, आप जो कह रहे हैं कि जहां वो जो तमाम चीजें हुई है वो चर्चा का विषय नहीं, चर्चा का विषय हमारा ये है कि पश्चिम बंगाल में जैसा आप भी कह रहे हैं कि चुनाव तो आज है, लेकिन काफी पहले से जो है चुनावी बिसात कहना चाहिए या भारतीय जनता पार्टी का वहां पर मजबूती से पार्टी खड़ी हो सके, इसके लिए बहुत पहले से ही पार्टी तैयारी कर रही थी। उसके नतीजे भी दिख रहे हैं। और जितना जोर बाकी प्रदेशों को क्यों अछूता छोड़ा गया, जी वो सवाल ये है कि जी बंगाल में थोड़ी सी ज्यादा बोलने लगा था, इसलिए मैं आपने मुझे इशारा किया। जी मैं आपको यही निवेदन, आप ही को निवेदन करने जा रहा था आग्रह पूर्वक, जी बंगाल के साथ साथ आप असम जी और पांडिचेरी को जी तो भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से जी बहुत क्लियर कट मैंडेट वाला, मैंडेट युक्त चुनाव मानिए। जी मैं अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूँ ऐसा, जी आप सबको बहुत जानकारी है, आदरणीय संदीप जी जैसे वरिष्ठ पत्रकार विराजे हुए हैं, और असम हम पहले भी जीत चुके हैं। असम में भी कांग्रेस का कुछ नहीं बचा है। जी बंगाल में तो कांग्रेस है ही नहीं, जी तो वामपंथियों के पीछे पीछे लग करके कुछ सीटें समझौता करके रह रही, और असम में भी उसका खेल पूरी तरीके से शून्य सन्नाटे में है। और पांडिचेरी का तो अभी अपन ने देखा है कि पांडिचेरी में विजय स्वामी की सरकार को कांग्रेस के विधायकों ने ही और लात मार करके छोड़ दिया, और उनकी सरकार वो फ्लोर में टेस्ट नहीं कराने गए और इस्तीफा देने राज्यपाल के हाथ चले गए, जबकि एक दिन पहले तक वो टेस्ट कराने की बात कर रहे थे जी। और इसलिए मैं विनती पूर्वक कहूंगा, मेरे साथ संजीव जी भी न्याय करवाएंगे कि बंगाल, असम और पांडिचेरी जी ये तो भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से और विशेष प्रदेश है जो भाजपा युक्त है, जिसमें भाजपा को मैंडेट मिलने की मैंने पूरी तरीके से मैं सोचता हूँ कि आश्वस्त है। चलिए शंकर लाल जी, आपके पास लौटूंगा। बचता है केरल और तमिलनाडु। जी केरल और तमिलनाडु में निश्चित रूप से केरल में भी इस बार भारतीय जनता पार्टी अपना विशेष स्थान बनाएगी, क्योंकि कांग्रेस और वामपंथी गठबंधन में विशेष करके जो ईसाई धर्मों के समुदाय के मानने वालों की एक पार्टी है, उनमें बहुत विवाद चल रहा है जी। और भारतीय जनता पार्टी ने केरल में पर्याप्त संगठनात्मक काम खड़ा किया है और वहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम भी बहुत। चलिए आपके पास लौटूंगा, आपके पास लौटूंगा, में भी आपके पास लौटूंगा। इस बार अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराएगी, वो AIADMK के साथ चुनाव लड़ रही है, वहाँ भी अब कांग्रेस तो वहाँ बची नहीं। रामराज जी एक नेता से संदीप जी बताएंगे, उनके न रहने के बाद तमिलनाडु में कांग्रेस खत्म है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हम अभी विषय में मुस्लिम लीग से गठबंधन। अरे शंकर लाल जी आपके पास लौटूंगा, मैं आपके पास लौटूंगा। संदीप जी, एक बड़ा सवाल ये उठता है कि अभी जिस तरह से किसान आंदोलन चल ही रहा है, नोटबंदी को आज भी विपक्ष नहीं भूला है, GST को लेकर भी गाहे बगाहे विरोध के स्वर मुखर होते ही रहते हैं, और अभी जिस तरह से किसान आंदोलन में विपक्ष जो है पूरी तरह से हमलावर है सत्ता पक्ष पर, और जनता के बीच भी जो पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं, रसोई गैस के दाम जो लगातार बढ़ रहे हैं, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं गुस्सा तो अंदर है ही। तो ये सारे मुद्दे भी कहीं ना कहीं इन 5 राज्यों में असर डालेंगे, और इस बीच यदि बीजेपी जिस तरह से भी अपना दमखम दिखा पाती इन 5 राज्यों में, तो बहुत कुछ जो है आने वाले समय के लिए भी तय होने वाला है, क्योंकि ये स्थितियां बिल्कुल प्रतिकूल नहीं कही जा सकती तो अनुकूल भी नहीं कही जा सकती बीजेपी के लिए, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष इन तमाम मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधे हुए है, और
पूरे चुनाव प्रचार के दौरान इन्हीं मुद्दों को ज्यादातर भुनाया भी जाएगा, देखने में भी आ रहा है। तो कितनी बड़ी चुनौती इस माहौल में इन 5 राज्यों के चुनाव में आप देखते हैं बीजेपी के लिए? मसले तो हैं, महंगाई बड़ा मसला है जी, पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में इजाफा भी एक मुद्दा है जी, बात महत्वपूर्ण यह है कि इन मुद्दों का जनता पे तो असर है जी, लेकिन उस असर को विपक्ष किस तरह से उठाता है। आप हमेशा राजनीति में देखते हैं मुद्दे तब बड़े बनते हैं जब राजनीतिक दल आक्रामक होता है। जी, बीजेपी की एक खूबी है कि वो जैसे ही चुनाव आते हैं, जी, किसी राज्य का चुनाव हो, वो पूरी आक्रामकता के साथ चुनाव लड़ते हैं। आप ये मान के चलिए कि चाहे असम हो और चाहे पश्चिम बंगाल, जी, इन चुनाव के दौरान सीएए का मसला एक बार फिर उठेगा, जी, क्योंकि ये वो राज्य हैं जहां पे इसका सबसे ज्यादा असर है। और बीजेपी की प्रचार की जो शैली है वो आक्रामक है। जहां तक आपने किसान आंदोलन वाली बात कही, तो हम जब देखते हैं तो किसान आंदोलन, अगर हम पश्चिम बंगाल जाते हैं तो वो एक ऐसा राज्य है जो मजदूरों का बाहुल्य वाला है, या ये माना जाता है कि वहां ट्रेड यूनियंस बहुत महत्वपूर्ण है, खेती किसानी का उतना ज्यादा नहीं। यही कारण है कि जो किसान आंदोलन है वो चाहे आप तमिलनाडु ले लीजिए, चाहे आप केरल चले जाइए, चाहे आप पश्चिम बंगाल चले जाइए, असम चाहिए, वहां नहीं उठा। हाँ, अगर बीजेपी के लिए चुनौती बनेगी तो आक्रामकता बनेगी। विपक्ष जब तक आक्रामक नहीं होगा, मुद्दों को आक्रामक तरीके से नहीं उठाएगा, क्योंकि बीजेपी की कार्यशैली थोड़ा सा अलग है, वो एग्रेसिव हो जाती है, बहुत आक्रामक हो जाती है और विपक्ष को बचाव की मुद्रा में ला देती है। तो ऐसा है कि बीजेपी के लिए चुनौती है, लेकिन संभावना तब है विपक्ष के लिए जब विपक्ष भी आक्रामक होगा और मुद्दों को बेहतर तरीके से उठाएगा। संदीप जी, लेकिन आपने कहा ठीक है कि पश्चिम बंगाल में ट्रेड यूनियंस का बड़ा प्रभाव है या तमाम चीज़ें हैं और लेफ्ट का शासन बहुत सालों तक वहाँ पे रहा, किसानों का मुद्दा उतना ज़्यादा वहाँ प्रभावित नहीं करेगा उन चुनावों को। लेकिन एक बात यह भी तय है कि महंगाई जो है उसको लेकर तो चौतरफा ही पूरे देश में विरोध हो रहा है। ममता बनर्जी खुद भी जो है इलेक्ट्रिक स्कूटर पर बैनर लेकर जाती हुई तस्वीरें उनकी आपने भी देखी होंगी जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। तो ये तमाम चीजें भी हैं, लेकिन और एक बात और भी है कि जब चुनाव किसी भी राज्यों में आते हैं, जब इस तरह से अब एक साथ 5 राज्यों में चुनाव का मौका है, तो ऐसे में आमतौर पर देखने में आता है, आपने भी देखा होगा कि सरकारें जो हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी रियायत देती हैं या महंगाई पर जो थोड़ा सा कंट्रोल रहता है, पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ते या कम कर दिए जाते हैं ताकि जनता को राहत मिले और चुनाव की वैतरणी को पार किया जा सके। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी जो है केंद्र सरकार की तरफ से न राज्य सरकारों की तरफ से ऐसी कोई राहत दिखाई दे रही है कि जनता के बीच में वो कम से कम चुनाव में जाए और अपनी बात रख सकें। जी, प्रलोभन जैसी कोई चीज नहीं दिखाई दे रही। नहीं, आप ये देखिए पांडिचेरी में 2% बेड कम कर दिया गया है जी। आप ये मान के चलिए कि सरकार, मैं वही कह रहा हूं ना कि 2 तरीके होते हैं चुनाव लड़ने के, या तो आप जनता को बहुत प्रलोभन दे दीजिए और दूसरा आपकी चुनावी रणनीति महत्वपूर्ण। विपक्ष के साथ जैसे ममता बनर्जी है, तो वाकई में जो मुकाबला होने वाला है वो सारा मुकाबला पश्चिम बंगाल में है, क्योंकि ममता बनर्जी भी उतनी ही आक्रामक है जितनी बीजेपी आक्रामक है जी। और यहाँ 2 आक्रामक रुखों का मुकाबला है, विचारधारा की बात नहीं है, यहाँ रुखों का मुकाबला है। कांग्रेस या तो मुकाबले से बहुत कमजोर है, बीजेपी जहां बांग्लादेशियों का मुद्दा बनाएगी, आप ये तय मान के चलिए जी, और ममता बनर्जी को उनके पक्ष में खड़ा होना पड़ेगा। कुल मिलाकर के जो पार्टी आक्रामक हो और जो बात अपनी कह पाएगी, मतदाताओं को कन्विंस कर पाएगी, वो चुनाव जीतने में सफल होगी। महंगाई एक मुद्दा होता है, मुद्दा तब बनता है जब राजनीतिक दल पूरी ताकत लगाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ताकत लगा सकती है, बाकी और राज्यों में विपक्षी दलों की स्थितियां कमजोर है बीजेपी की चुनावी रणनीति के सामने। जी, ब्रजेश पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? ब्रजेश जी आप सुन पा रहे हैं? जी हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। ये पूरा जो चुनाव हो रहा है इसमें कांग्रेस तो एक तरह से कहा जाए ब्रजेश जी कि नेपथ्य में ही खड़ी नजर आ रही है, लेकिन मुखरता से जो मुद्दे कांग्रेस ने उठाए हैं, चाहे किसान आंदोलन का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, ये 5 राज्यों में ये जो तमाम अभी ज्वलंत मुद्दे चल रहे हैं, इनका कितना असर पड़ेगा? बीजेपी को इससे नुकसान होगा या फायदा होगा? जैसा अभी संदीप पुरानी जी कह रहे थे कि बंगाल में 2 एग्रेसिव दलों के बीच में चुनाव है और जब एग्रेशन से चुनाव लड़ा जाता है
तो बहुत सारी चीजें जो है बदल जाती हैं। क्या कहेंगे आप, किस तरह से देखते हैं 5 राज्यों में चुनावों को, अपनी पार्टी की स्थिति को और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति को किस तरह से देखते हैं? देखिए, बहुत सीधी सी बात है जी। इन 5 राज्यों के चुनाव में जिस तरह से आज चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया, उससे ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने पहली बार अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी के हिसाब से पूरी तरीके से तारीखों को सेटिंग करके ऐलान किया है। अब जहां तक बात है कि अब इसका मैं आपको वानगी बताऊंगा कि एक ही जिले में अलग अलग चरण मतदान करने का कोई कानूनी औचित्य नहीं होता चुनाव आयोग को, लेकिन चुनाव आयोग ने ये किया। दक्षिणी परगना के 24 परगना में जो इलाका है, वहां पर 3 चरणों का चुनाव है, एक ही दिन में चुनाव है। तो हम समझते हैं कि किसी भी तरह से चुनाव आयोग को इस पूर्वाग्रह से बचना चाहिए था, फेयर इलेक्शन कराना चाहिए था। माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि जब भी कभी चुनाव हो तो उसमें चुनाव आयोग एकदम निष्पक्ष, निर्भीक और पारदर्शी चुनाव कराए। लेकिन ये जो सत्ता का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी इन राज्यों में अपनी वापसी करना चाह रही है, या लोकतंत्र की हत्या करके भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपनी सरकार बनानी चाह रही है, ये लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। और हम समझते हैं कि आप एक बार जान जाइए कि बंगाल में जब 27 मार्च को पहले चरण का चुनाव होगा, उसके बाद 1 अप्रैल को मतदान होगा, उसके बाद और जो चरण के मतदान होंगे, वहाँ स्थितियां ये अपने मनसानुरूप करना चाह रहे हैं, क्योंकि अमित शाह जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने और इनके पार्टी के अन्य नेताओं ने, स्मृति ईरानी ने जाके बंगाल में इस बात का संकेत दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि केरल का चुनाव 6 अप्रैल को है, मतगणना 2 मई को है। तमिलनाडु का चुनाव भी इसी तरह उन्होंने किया है, 6 अप्रैल को किया है। तो ये जो भिन्न भिन्न तरीके से 5 राज्यों का चुनाव किया गया है, तो इसके लिए चुनाव आयोग ने, मैं समझता हूँ कि जब कांग्रेस पार्टी लगातार मांग कर रही थी कि हमको चुनाव जो है ईवीएम की बजाय जो है हमको बैलेट पेपर से करना चाहिए, चुनाव आयोग ने उस बात को अमान्य किया है। दूसरी बात यह है कि चुनाव आयोग का इस पर बिजली के मामले में, वेटिंग एरिया के मामले में, सैनिटाइजर के मामले में, मास्क के मामले में, सोप वाटर के मामले में और चीजों के मामले में कड़ी व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि कोरोना फिर से लौट करके आ गया। जिस तरह से ब्रजेश जी आपने ये तो तब तमाम चीजें बता दी, लेकिन ये जो मुद्दे अभी ज्वलंत हैं वो कितना प्रभावित करेंगे इन चुनावों को, सवाल ये था मेरा। जी इन सारे, ये देखिए, किसान आंदोलन, दिल्ली से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर हमारे अन्नदाता किसान, देश के अन्नदाता किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन देश के वजीर आला, देश के प्रधान व्यक्ति को इस बात में, उनके कान में जू तक नहीं देख रही है। वो किसी भी तरह से किसानों की मांग को मानने को तैयार नहीं है। वो 3 खेती विरोधी काले कानून को मानना चाहते हैं। अरे अब ये तिवारी जी फिर तिवारी जी उनको अपनी बात खत्म कर लेने दीजिए, आपके पास लौट रहा हूँ। तिवारी बीच में बोलने लगते हैं, अरे लौट रहा हूँ आपके पास। तिवारी जी पहले डिबेट डिबेट, आप डिबेट जानते नहीं। चलिए ब्रजेश जी आप जल्दी से मेरी बात, आप जल्दी से आप बात खत्म करिए। बात सुनिए, मैं क्या करके दे रहा हूँ, बीच में बोलने लगे। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक सबसे बड़ा जो दिक्कत ये है कि किसान आंदोलन में इनकी फर्ज पिट रही है। महंगाई की कीमत ये है कि पेट्रोल 100 के पार जा चुका है, डीजल 90 रुपए के पार जा चुका है, और उसके साथ जो महिलाओं के काम आने वाली चीज गैस सिलेंडर, उस पर महंगाई बढ़ गई है। तो सारी चीजें जो देश की अर्थव्यवस्था, जो देश का ट्रांसपोर्ट है, लगातार बढ़ रहा है। तो इससे हर आम व्यक्ति, कॉमन मैन परेशान हुआ है। ये बहुत बड़ा मुद्दा होगा और ये मुद्दा इस चुनाव में प्रभावी कारक के रूप में सामने आएगा। शंकर जी, अब आपसे मैं जवाब चाहूंगा कि ये जो महंगाई का मुद्दा है, जिससे जनता त्राही त्राही कर रही है, पेट्रोल 100 रुपए के पार पहुंच चुका है, डीजल की भी कमोबेश हालत वही है, ट्रांसपोर्टर्स हैं, तमाम लोग हैं जो इससे प्रभावित हो रहे हैं, रोजमर्रा की चीजों पर इसका असर पड़ रहा है, जनता कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हो रही है, अंदर ही अंदर गुस्से में है। विपक्षी दल भी इन ज्वलंत मुद्दों को प्रमुखता से निश्चित तौर पर उठाएंगे। तो इन हालातों में जब एक तरफ देश में किसान आंदोलन चल रहा है, महंगाई की मार जो है लोगों पर पड़ रही है, आम आदमी की जेब पर इसका सीधा सीधा असर पड़ रहा है, कोरोना से हम अब जैसे तैसे जूझ के बाहर आए हैं, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जो चौपट हो चुकी है, बेरोजगार बहुत सारे हमारे यहाँ लोग हो गए हैं, ऐसे हालातों में वो क्या मुद्दे होंगे, वो क्या ऐसी बातें होंगी इन 5 राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा कही जाएंगी, जनता के बीच ले जाई जाएंगी, ऐसी वो कौन सी उपलब्धि होंगी जिनके आधार पर आप ये दावा कर पाएंगे कि हम ये 5 राज्यों में जीत का डंका बजाएंगे? क्या कहेंगे शंकर जी? कोरोना काल के बाद पहली बार ये इतना बड़ा चुनाव 5 राज्यों का, और सरकार का चुनाव करा रहा है। चुनाव आयोग ने कोविड-19 के अंतर्गत इन चुनावों में
गाइडलाइन भी जारी मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुए थे, उसी तर्ज पर इन 5 राज्यों में, पर ये एक बड़े क्षेत्र में हो रहा है, तमिलनाडु से लेके कन्याकुमारी से लेके और बंगाल की खाड़ी तक। अब जो बात आपने दूसरी कही, आप इसमें देखिए कि इन 5 के 5 राज्यों में कहीं कोई राष्ट्रीय पार्टी लड़ाई में नहीं है। अभी आदरणीय संदीप जी ने भी बताया। अरे शंकरलाल जी, मेरा सवाल अच्छा विश्लेषण, सवाल समझ लीजिए। यहाँ आप दोनों दल, एक दल अपना अस्तित्व बचाने के लिए और दूसरा अपने के लिए जीवन मरण का प्रश्न बनाए हैं अपनी स्थापना के लिए कि हम वहां प्रतिष्ठापित हो जाए। पर राष्ट्रीय दल और राष्ट्रीय दल का जो क्रेज है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो क्रेज है, भारतीय जनता पार्टी की जो संगठनात्मक क्षमता है, वो कहीं भी राष्ट्रीय पार्टी के सामने जो पार्टियों से चुनाव लड़ना है। अरे वो तो ठीक है, हम सब मानते हैं शंकरलाल जी कि आज इतना बड़ा आभा मंडल हो गया है भारतीय जनता पार्टी का कि उसके आगे बहुत सारे दल जो है बड़े बौने नजर आते हैं, वो बात ठीक है। लेकिन ये जो ज्वलंत मुद्दे हैं, महंगाई का जो मुद्दा है, रसोई गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है, पेट्रोल डीजल के दाम जो इतने लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, आसमान छू रही है कीमतें, उससे तमाम जो है रोजमर्रा की चीजें प्रभावित हो रही। ये ज्वलंत मुद्दे इस वक्त जो है बिल्कुल हावी हैं, जनता में कहीं ना कहीं गुस्सा भी है, विपक्षी दल भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं। ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं? क्या ऐसी वो चीजें होंगी जो भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में लेकर जाएगी? जब सवाल उठेंगे कि भाई इतनी महंगाई क्यों कर दी, तो क्या जवाब होगा भारतीय जनता पार्टी के पास? ऐसी क्या चीजें होंगी जिसको लेकर जनता के बीच में चुनावों को लेकर जाएंगे और जीत का दावा जो आप करेंगे? जी, ये सवाल है मेरा। निश्चित रूप से आपने जो बात कही है वो मैंने सुनने योग्य है, और महंगाई के मामले में अन्य बिंदु जो आपने उठाए हैं जी, इस मामले में सरकार और संगठन जी सारी चिंता कर रहा है। और जब वो चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर, और जैसे संदीप जी ने बताया बिल्कुल कि मुद्दे कई बार होते हैं, तात्कालिक भी होते हैं, अस्थायी भी होते हैं। महंगाई का तात्कालिक मुद्दा है, पर कहीं कोई आक्रामक तरीके से महंगाई कभी भी तात्कालिक मुद्दा नहीं रही है अपने से शंकरलाल जी, हमेशा से ही ये मुद्दा जो है तात्कालिक मुद्दा अभी पिछले 6 महीने ये है, अभी इस वक्त वो थोड़ा सा ज्वलंत हो गया। मैं आपसे एक बात कह रहा था, महंगाई आप जो कह रहे हैं पेट्रोल गैस की, इस मुद्दे पर निश्चित रूप से सरकार भी अपने प्रयास में है कि जनता को हम कैसे राहत पहुंचाएं। पर चुनावी दृष्टि से सरकार कोई घोषणा करेगी नहीं करेगी ये मुझे दिख नहीं रहा है, और ऐसा सरकार हमारी करती भी नहीं है। जो करेगी पूरे देश के लिए करेगी महंगाई के मामले में। मैं आपसे एक बात कहूं कि अभी ब्रजेश जी मेरे ऊपर नाराज हो रहे थे। दिल्ली से 15 किलोमीटर दूर बंगाल और केरल तमिलनाडु नहीं है। किसान आंदोलन या जीएसटी या नोटबंदी के बारे में अभी संदीप जी खुद बता चुके हैं कि इनको डिबेट में भाषण में भले कहा जा सके, पर जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहा था राहुल गांधी जी ने। गुजरात में हम चुनाव जीते, उसके बाद हम कई चुनाव जीते। नोटबंदी के मामले में उत्तर प्रदेश में उसके बाद चुनाव हुए, पूरे देश में कई जगह चुनाव हुए, हम चुनाव जीते। और इसलिए नोटबंदी और नोटबंदी के साथ साथ ये जीएसटी, मैं सोचता हूँ जीएसटी के मामले में बहुत कोई कठिनाई अब देश को मानने में है, बची नहीं। जो बची है वो सरकार के सामने व्यापारी समुदाय रखता है, समय समय पर उस पर निराकरण होता है। और इस नाते मेरा इतना कहना है कि अभी इनको आज चुनाव की घोषणा हुई है कि इतने चक्रों में और इस तारीखों में चुनाव होगा, पर कांग्रेस के हमारे स्थानीय प्रवक्ता है हम लोग, आज ही उन्होंने एक बात अभी कही, मेरे पर नाराज हो रहे हैं। समय समाप्त हो रहा है शंकरलाल जी, जरा जल्दी समाप्त करिए अपनी बात। जी, उन्होंने कही कि ईवीएम बैलेट पेपर, तो जो देश का राष्ट्रीय दल बनती है कांग्रेस, उसकी हालत तो यह है कि नगर पालिका का चुनाव हो तो हुआ नहीं चुनाव। चलिए, अभी आरोप प्रत्यारोप का तो दौर हो रहा है शंकरलाल जी, चलता ही रहेगा। अभी देखना यह है कि आज तारीखों का ऐलान हुआ है और आने वाले समय में ये है घमासान और तेज होता दिखाई देगा। कौन से मुद्दे मुखर होते हैं, किन मुद्दों को लेकर विपक्ष जो है सत्ता पक्ष पर हमलावर होता है, और क्या इसकी काट सत्ता पक्ष के पास होती है, किस तरह से किन मुद्दों को लेकर किस तरह से जनता के बीच जाकर अपनी अपनी बात सारे दल रखते हैं और चुनाव में जीत का दावा करते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। हालांकि चुनावी घमासान अब शुरू हो गया है, धीरे धीरे अब ये जोर भी पकड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शंकरलाल जी इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए।
संदीप जी आपका बहुत शुक्रिया, ब्रजेश जी आपका बहुत शुक्रिया। तो 5 राज्यों में चुनावी रणभेरी बज चुकी है। अब धीरे धीरे ये चुनावी शोर और तेज होता जाएगा। देखना होगा कि इन महंगाई जैसे ज्वलंत मुद्दों पर सरकार क्या पक्ष रखती है, क्या किस तरह की बातें वो जनता के बीच में लेकर जाती है, और विपक्ष किस तरह से अपना दावा पेश करने के लिए प्रयास करता है। ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार।